गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप लोग? सब ठीक चल रहा है? सॉरी फॉर लेट। मैं इतने दिनों से लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी दूसरे अर्जेंट काम की वजह से, बट आई एम बैक नाउ। सो हम जनरल मेडिसिन में से एक यूनिट ले रहे हैं। इसमें तो बहुत सारी यूनिट है, जैसे कि रेस्पिरेटरी, किडनी डिसऑर्डर्स रिलेटेड, नर्वस सिस्टम है, फिर डिजीज़ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है, डिजीज़ ड्यू टू इन्फेक्शन है, और बहुत सारे हैं। तो इसमें से हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको पहले लेते हैं। हम सब कुछ कवर करेंगे, पर जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देखेंगे सबसे पहले, तो जिससे कि आपको हेल्प मिले आगे ये करने में। मैं लेक्चर को इतना कोइंसाइज़ कर दूँगी कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी आएगी जो आप जिससे लिख सकते हो, और आप ये लेक्चर देखने के बाद तुरंत आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। इतना मैं आपको इंश्योर करा सकती हूँ। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजीज़ेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आप कैसे पढ़ते बैठोगे तो बहुत सारा कंटेंट है इसमें भी, कि प्लूरल एफ्यूजन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, फिर ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है। तो इतना सारा एग्ज़ाम टाइम पे नहीं पढ़ना होता है, तो मैं उसको उसमें से आपको कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, तो सब लोग अपनी कॉपी, पेन सब लोग निकाल लीजिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो उसके बेसिस पे आप इसको ये करना, ठीक है, लिखना जो मैं बोल रही हूँ। आपके लिए मैं रियली बोल रही हूँ, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अब अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें अपन मतलब जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट में। पहले हम सीरीज से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ लिखने का। पहला, सबसे पहले कॉमन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड साइंस। कॉमन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड साइंस, ठीक है। दूसरा, ब्रोंकाइल अस्थमा। ठीक है। तीसरा है निमोनिया। चौथा है पल्मोनरी सुपरेशन। ठीक है। पांचवा है, गाइस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सीओपीडी। ये हर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जिससे ये जनरल मेडिसिन में भी पूछ सकता है, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाइवा में भी पूछा जाता है और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। राइट? आप इसको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, बिकॉज़ ये आने वाला है। ये एलएक्यू में भी पूछा जाता है और इसके ऊपर एमसीक्यूज़ भी बहुत आते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, राइट? और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप टेंशन मत लो, मैं आपको सब बताऊंगी कि क्या इसमें से इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। आई नो ये कंटेंट इसका थोड़ा बड़ा जा रहा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सातवां, सेवेंथ। रेस्पिरेटरी फेलियर,
8th और 9th जो है वो है प्लूरल इफ्यूजन। इसके ऊपर ऐसे क्यों आता है? प्लूरल इफ्यूजन के ऊपर ऐसे क्यों आ सकता है? ठीक है, सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे यूनिट्स है, इसमें से हम इन यूनिट्स में से किसको सबसे ज़्यादा ये करेंगे, राइट। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो निमोनिया है, तो निमोनिया के ऊपर LAQ आता है। इम्पॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर लॉन्ग आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। निमोनिया के ऊपर आने वाले ईयर्स में हमने देखा था कि 17 में निमोनिया आया है, ठीक है। पल्मोनरी सुपरेशन, इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट वी विल कवर दिस, हम इसको कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि हम उसी स्पेसिफिक टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, राइट। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेकंड, COPD, येस इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम वाइवा एज वेल एज SAQ और LAQ भी, तो ये तीनों में इम्पॉर्टेंट है, राइट। सब इसमें इम्पॉर्टेंट है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये LAQ आता है। आप बोलोगे मैडम आप तो सभी इम्पॉर्टेंट बता रहे हो, एक काम करते हैं हम पूरी बुक ही पढ़ लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नहीं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। बट पढ़ना, ऐसा नहीं कि मैम ने बोला है कि नहीं पढ़ना है तो फिर नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, नॉट लाइक दैट। रेस्पिरेटरी फेलियर पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। प्लूरल इफ्यूजन में ऐसे क्यों आता है, ठीक है। एक पॉइंट सॉरी मुझसे छूट गया, ब्रोंकाइल अस्थमा, ठीक है। और 11वां लंग एब्सेस, 12वां ब्रोंकाटाक्सिस या ये ब्रोंकाटाक्सिस या फिर ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रोंकाइल अस्थमा में ऐसे क्यों आता है, शॉर्ट आंसर आता है। लंग एब्सेस में भी उसके कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं वो भी आता है। और लंग एब्सेस और ये ब्रोंकाइटिस के भी ऊपर ऐसे क्यों आता है। तो पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो रेस्पिरेटरी जो यूनिट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अपन को इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो गाइस कल से मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आऊँगी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। आप एक बार रीड करने की कोशिश करना घर पे, क्योंकि जैसे अगर कोई पर्सन एक बार इसे रीड करता है तो उसे जल्दी से वो जो भी आगे वाला इंसान पढ़ाता है तो हमें वो कैप्चर हो जाता है जल्दी से। तो आप इसे ट्राई करना घर पे पढ़ने का एक बार। और कल का मैं टॉपिक लूँगी, कल मैं टॉपिक लेती हूँ प्लूरल इफ्यूजन। कल हम प्लूरल इफ्यूजन पढ़ेंगे। सो प्लूरल इफ्यूजन ऐसे क्यों से इम्पॉर्टेंट है, अपन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले लेते हैं, फिर बाद में शॉर्ट टॉपिक्स के ऊपर सबसे लास्ट में लेंगे। और ऐसे ही जैसे डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये, ऐसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के भी ऊपर होगा। ऐसे ही हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर भी देखेंगे, ऐसे ही हम रीनल सिस्टम के ऊपर भी देखेंगे। और आने वाले लेक्चर्स आपको सच में गाइस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो कल मैं प्लूरल इफ्यूजन लूँगी, आप उसके ऊपर रेडी रहना, ठीक है। तो टिल दैट ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।